नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो हमारे लाइब्रेरीज की पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब लाइब्रेरीज तो यूज करते हैं ना, है ना? पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कौन है? मतलब नेशनल और ग्लोबल लेवल पर इन सिस्टम्स को बनाता कौन है, कौन इन्हें चलाता है? तो इस पहले सेक्शन में हम यही समझेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आखिर इतने जरूरी हैं क्यों। असल में हर लाइब्रेरी के पीछे ना इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक पूरा नेटवर्क होता है। यही वो लोग हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, फंडिंग देते हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं। मतलब एक तरह से ये लाइब्रेरी की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भारत में जो दो सबसे बड़े और जरूरी संगठन हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है ILA, यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में। ये तारीख एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। आज इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मेन काम है लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देना और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काम करना। अब आते हैं हमारे दूसरे नेशनल बॉडी पर, RRLF, यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। इसकी स्थापना 22 मई 1972 को हुई थी और इसका मुख्य मकसद था भारत की पब्लिक लाइब्रेरीज को सपोर्ट करना, खासकर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट। अब ये जो आंकड़ा है 90:10, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ लाइब्रेरीज के लिए 90% फंडिंग RRLF देता है और स्टेट को सिर्फ 10% ही देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है उस एरिया में पब्लिक लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क साफ समझ आता है। ILA का फोकस है प्रोफेशनल्स और पॉलिसी पर, मतलब वकालत और नेटवर्किंग। वहीं दूसरी तरफ RRRF का पूरा फोकस पब्लिक लाइब्रेरीज और उनकी फंडिंग पर है, यानी सीधे सीधे पैसा और टेक्निकल मदद देना। तो ये तो हो गई भारत की बात। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, ग्लोबल लेवल पर चलते हैं और उन इंटरनेशनल बॉडीज को समझते हैं जो दुनिया भर की लाइब्रेरीज को आपस में जोड़ती हैं। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा नाम है IFELA, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी स्थापना 1927 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हेग, नीदरलैंड्स में है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है 1977, जब इसने अपना यूनिमार्क प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब ये यूनिमार्क क्या चीज़ है, ये सवाल भी बहुत आता है। सिंपल भाषा में समझिए, यूनिमार्क एक तरह की यूनिवर्सल भाषा है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके जरिए दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी अपनी किताबों की जानकारी दूसरी लाइब्रेरी के साथ शेयर कर सकती है। इससे इंटरनेशनल लेवल पर डेटा एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर एक और बड़ा प्लेयर है यूनेस्को। यूनेस्को 1946 से ही लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यूनेस्को के कुछ बड़े कामों पर नजर डालते हैं। देखिए, 1951 में इसने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना में मदद की। फिर 1971 में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिसिस्ट प्रोग्राम शुरू किया और 1985 में इसने CDS/ISIS नाम का एक बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाया था। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी समझा है उसको एक जगह पर समेट लेते हैं। ये जो मास्टर चार्ट है, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, ये चार्ट सबसे ज्यादा काम का है। इसमें चारों ऑर्गेनाइजेशंस ILA, RRLF, IFLA और यूनेस्को के बारे में सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। कब बने, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काम क्या है। किसी भी एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान देना है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज का जमाना AI और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन का है ना? तो ऐसे में इन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्मेशन एक्सेस का मतलब कैसे बदलना होगा? भविष्य के लिए इन्हें खुद को कैसे तैयार करना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।